चैप्टर 12 और बी 8 और बी। खगोलीय, यांत्रिक और स्थलाकृतिक कठिनाइयां दूर होने के बाद पैसे का सवाल बना रहा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता थी। कोई भी निजी व्यक्ति, कोई भी अकेला राज्य आवश्यक लाखों डॉलर का प्रबंध नहीं कर सकता था। राष्ट्रपति बार्बिकिन ने संकल्प लिया था, हालांकि यह उद्यम अमेरिकी था, इसे सार्वभौमिक हित का व्यवसाय बनाने के लिए और हर देश से इसके लिए वित्तीय सहयोग मांगने के लिए। उपग्रह के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना पूरी पृथ्वी का सीमित अधिकार और कर्तव्य था। सदस्यता बाल्टीमोर में खोली गई क्योंकि यह उद्देश्य पूरी दुनिया में फैल गया और बी। इस दान को उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिलनी थी, फिर भी पैसा दिया जाना था, उधार नहीं दिया जाना था। ये काम पूरी तरह से निस्वार्थ था, शब्द के शाब्दिक अर्थ में, और इसमें लाभ की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन बार्बिकिन के संचार का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। इसने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार कर लिया था, एशिया और यूरोप, अफ्रीका और ओशनिया दोनों पर आक्रमण कर दिया था। संघ की वेधशालाओं को तुरंत विदेशी देशों की वेधशालाओं के साथ संचार में डाल दिया गया। कुछ पेरिस, सेंट पीटर्सबर्ग, केप, बर्लिन, अल्टोना, स्टॉकहोम, वारसो, हैम्बर्ग, बुडा, बोलोग्ना, माल्टा, लिस्बन, बनारस, मद्रास और पेकिंग ने गन क्लब को अपनी बधाई भेजी। अन्य ने समझदारी से परिणाम की प्रतीक्षा की। जहां तक ग्रीनविच वेधशाला का सवाल है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन के 22 खगोलीय प्रतिष्ठानों का समर्थन प्राप्त था, इसने इसे तुरंत ही समाप्त कर दिया। इसने सफलता की संभावना को पूरी हिम्मत से नकार दिया और कैप्टन निकोल के सिद्धांतों को अपना लिया। जबकि विभिन्न वैज्ञानिक समितियों ने टेम्पा टाउन में प्रतिनिधि भेजने का वादा किया था, ग्रीनविच के कर्मचारियों ने बार्बिकिन के प्रस्ताव को तिरस्कारपूर्वक खारिज कर दिया। ये शुद्ध अंग्रेजी ईर्ष्या थी और कुछ नहीं। सामान्यतः कहा जाए तो विज्ञान की दुनिया पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा था, और वहां से यह आम जनता तक पहुंचा, जो सामान्यतः इस प्रश्न में बहुत रुचि रखते थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, क्योंकि आम जनता से काफी बड़ी पूंजी दान करने के लिए कहा जाता था। 8 अक्टूबर को राष्ट्रपति बार्बिकिन ने उत्साह से भरा एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों से मदद करने की अपील की। हर भाषा में अनुवादित इस दस्तावेज को बड़ी सफलता मिली। संघ के प्रमुख शहरों में सदस्यता बैंक खोले गए, जिनका केंद्रीय कार्यालय बाल्टीमोर बैंक 9 बाल्टीमोर स्ट्रीट में था। फिर दोनों महाद्वीपों के विभिन्न देशों में सदस्यता बैंक खोले गए। वियना में एसएम रोथस्चाइल्ड द्वारा, सेंट पीटर्सबर्ग, स्टिगलिट्स एंड कंपनी, पेरिस, क्रेडिट मोबिलिया, स्टॉकहोम, टोटी एंड अर्फुरेडसन, लंदन, एनएमडी रोथस्चाइल्ड एंड सन, ट्यूरिन, अर्दोइन एंड कंपनी, बर्लिन, मेंडेल सोहन, जिनेवा, लोम्बार्ड, ओडिया एंड कंपनी, कॉन्स्टेंटिनोपल, ओटोमन बैंक, ब्रसल्स, जे. लैम्बर्ट, मैरिड, डेनियल वेसुएला, एम्स्टरडम, नीदरलैंड क्रेडिट कंपनी, रोम, टोलोनिया एंड कंपनी, लिस्बन, लेसेने, कोपेनहेगन, प्राइवेट बैंक, ब्यूनस आयर्स, माना बैंक, रियो जेनेरो, माना बैंक, मोंटेविडियो, माना बैंक, वालपारासियो, थॉमस ला चैम्ब्रे एंड कंपनी, लीमा, थॉमस ला चैम्ब्रे एंड कंपनी, मैक्सिको, मार्टिन डारन एंड कंपनी। राष्ट्रपति बार्बिकिन के घोषणापत्र के 3 दिन बाद संघ के विभिन्न शहरों में 400,000 डॉलर प्राप्त हुए। इतनी बड़ी राशि के साथ गन क्लब तुरंत शुरू हो सका, लेकिन कुछ दिनों बाद टेलीग्राम से अमेरिका को सूचना मिली कि विदेशी चंदा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ देश अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य देश अपना पैसा आसानी से नहीं देते। ये स्वभाव का मामला था। हालांकि आंकड़े शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं, और सदस्यता बंद होने पर गन क्लब के खाते में जमा की गई रकम का आधिकारिक विवरण निम्नलिखित है। रूस की टुकड़ी की कुल राशि 368,733 रूबल थी। ये किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करेगा, जो रूसियों की वैज्ञानिक रुचि और खगोलीय अध्ययनों को दिए गए प्रोत्साहन को याद करता है, जो उनकी कई वेधशालाओं की बदौलत है, जिनमें से मुख्य की लागत 2,000 रूबल है। फ्रांस ने अमेरिकियों के दिखावे पर हंसना शुरू किया। चांद ने हजारों बासी चुटकुलों और बीसियों वाडेविल्स के लिए बहाना बनाया।
जिसमें खराब स्वाद ने अज्ञानता के साथ हथेली को टक्कर दी। लेकिन जैसा कि फ्रांसीसी पहले गाने के बाद भुगतान करते थे, अब उन्होंने हंसने के बाद भुगतान किया और 1258,930 फ्रैंक की राशि का दान किया। उस कीमत पर उन्होंने थोड़ा मजाक करने का अधिकार खरीदा। ऑस्ट्रिया अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बीच भी काफी उदार रहा। सार्वजनिक चंदे में उसका हिस्सा 216,000 फ्लोरिन था, जो स्वागत योग्य था। स्वीडन और नॉर्वे ने 52,000 रिक्स डॉलर का योगदान दिया। देश को देखते हुए यह आंकड़ा छोटा था, लेकिन अगर स्टॉकहोम के साथ साथ क्रिश्चियनिया में भी सदस्यता खोली गई होती तो यह निश्चित रूप से अधिक होता। किसी न किसी कारण से नॉर्वे के लोग नॉर्वे को अपना पैसा भेजना पसंद नहीं करते। प्रशिया ने 250,000 थालर भेजकर इस उद्यम के प्रति अपनी स्वीकृति का प्रमाण दिया। उसकी विभिन्न वेधशालाओं ने एक महत्वपूर्ण राशि का योगदान दिया और राष्ट्रपति बार्बिकेन को प्रोत्साहित करने में सबसे उत्साही थीं। टकी ने उदारता से व्यवहार किया, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय में रुचि रखती थी। वास्तव में, चांद उसके वर्षों और उसके रमजान के उपवास को नियंत्रित करता है। वो 1372,640 पियास्ट्रस से कम कुछ नहीं दे सकती थी, और उसने उन्हें इतने जोश के साथ दिया कि हालांकि पोटे की सरकार की ओर से एक निश्चित दबाव का पता चलता था। बेल्जियम ने 513,000 फ्रैंक, जो प्रत्येक निवासी के लिए लगभग 1 पैसा और 1 अंश था, का दान देकर सभी द्वितीय श्रेणी के राज्यों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। हॉलैंड और उसके उपनिवेशों ने 110,000 फ्लोरिन का योगदान दिया तथा केवल 5% की छूट की मांग की, क्योंकि उसने तत्काल धन का भुगतान कर दिया था। डेनमार्क, जो कि स्थान की कमी से जूझ रहा था, ने 9,000 ड्यूकट्स दान में दिए, जिससे वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति उसका प्रेम सिद्ध हुआ। जर्मनिक परिसंघ ने 34,285 फ्लोरेंस दान किए, उससे अधिक की मांग नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा वह इससे अधिक नहीं देती। हालांकि इटली को शर्मनाक परिस्थितियों में अपने बच्चों की जेबों में 2,000 फ्रैंक मिले, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से उलट-पुलट कर। अगर उस समय उसके पास वेनेशिया होती तो वह और ज्यादा देती, लेकिन अभी तक उसके पास वेनेशिया नहीं थी। पोप राज्यों ने सोचा कि वे 7,040 रोमन क्राउन से कम नहीं भेज सकते, और पुर्तगाल ने अपनी भक्ति को 3,000 क्रूसेड तक बढ़ा दिया। मेक्सिको ने विधवा के लिए 86 पियास्ट्रेट्स दान किए, लेकिन निर्माण के दौरान साम्राज्य हमेशा ही शर्मनाक परिस्थितियों में होते हैं। स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी योजना के लिए 257 फ्रैंक की मामूली राशि भेजी। ये स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि स्विट्जरलैंड ने ऑपरेशन के केवल व्यावहारिक पक्ष को देखा। चांद पर गोली भेजने की कार्रवाई रात की रानी के साथ किसी भी संचार की स्थापना के लिए पर्याप्त प्रकृति की नहीं लगती थी, इसलिए स्विट्जरलैंड ने ऐसी अनिश्चित घटनाओं पर निर्भर उद्यम में पूंजी लगाना अविवेकपूर्ण समझा। आखिरकार स्विट्जरलैंड शायद सही था। स्पेन के मामले में उसे 110 रियल से ज्यादा इकट्ठा करना असंभव लगा। उसने बहाना बनाया कि उसे अपनी रेलवे पूरी करनी है। सच तो यह है कि उस देश में विज्ञान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, यह अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और फिर कुछ स्पेनवासी, और सबसे ज्यादा अज्ञानी भी नहीं, चंद्रमा की तुलना में प्रक्षेप्य के आकार के बारे में स्पष्ट अवधारणा नहीं रखते थे। उन्हें डर था कि यह उपग्रह को उसकी कक्षा से विचलित कर सकता है और उसे पृथ्वी की सतह पर गिरा सकता है। उस स्थिति में इससे कोई लेना देना नहीं रखना बेहतर था, जिसे उन्होंने उस छोटे से अपवाद के साथ किया। केवल इंग्लैंड ही बचा। बार्बिकेन के प्रस्ताव को जिस तिरस्कारपूर्ण घृणा के साथ उसने स्वीकार किया, वह जग जाहिर है। ग्रेट ब्रिटेन में मौजूद 25,000 लोगों में से अंग्रेजों के पास एक ही दिमाग है। उन्होंने ये समझा दिया कि गन क्लब का उद्यम गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत के विपरीत था, और उन्होंने एक पैसा भी दान नहीं किया। इस खबर पर गन क्लब ने अपने कंधे उचकाकर संतोष कर लिया और अपने महान काम में लग गया। जब दक्षिण अमेरिका यानी पेरू, चिली, ब्राजील, ला प्लाटा और कोलंबिया के प्रांतों ने अपने $300,000 का कोटा उनके हाथों में डाल दिया, तो उन्होंने पाया कि उनके पास काफी पूंजी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्यता $4000 विदेशी सदस्यता $1446,675 कुल $5446,675। ये जनता द्वारा गन क्लब के खजाने में डाली गई बड़ी रकम थी। किसी को भी इसके महत्व पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। ढलाई, बोरिंग, चिनाई, कामगारों का परिवहन और लगभग निर्जन देश में उनकी स्थापना, भट्टियों और कार्यशालाओं का निर्माण, विनिर्माण उपकरण, बारूद, प्रक्षेप्य और आकस्मिक व्यय अनुमान के अनुसार लगभग पूरे को अवशोषित कर लेंगे। युद्ध के दौरान दागे गए तोप के कुछ गोलों की कीमत $1000 थी। तोपखाने के इतिहास में अद्वितीय राष्ट्रपति बारबिकेन की तोप की कीमत 5000 गुना अधिक हो सकती है। 20 अक्टूबर को गोल्ड स्प्रिंग मैन्युफैक्चरी, न्यूयॉर्क के साथ एक अनुबंध किया गया, जिसने युद्ध के दौरान पैरट को उनकी सर्वोत्तम कास्ट आयरन बंदूकें उपलब्ध कराई थीं। अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच ये शर्त रखी गई थी कि गोल्ड स्प्रिंग मैन्युफैक्चरी को कोलंबियाड की ढलाई के लिए आवश्यक सामग्री दक्षिण फ्लोरिडा के टैम्पा टाउन को भेजने का वचन देना होगा। ये ऑपरेशन अधिक से अधिक अगले अक्टूबर की 15 तारीख को समाप्त किया जाना था और तोप को अच्छी हालत में वापस लौटाया जाना था तथा प्रतिदिन $100 का जुर्माना देना था, जब तक कि चंद्रमा पुनः उन्हीं परिस्थितियों में प्रकट न हो जाए, अर्थात 18 वर्ष और 11 दिन तक। कामगारों की नियुक्ति, उनका वेतन और आवश्यक परिवहन, सभी का प्रबंध गोल्ड स्प्रिंग कंपनी द्वारा किया जाना था। इस अनुबंध पर, जो 2 प्रतियों में बना था, गन क्लब के अध्यक्ष आई. बारबिकेन और गोल्ड स्प्रिंग मैन्युफैक्चरी के प्रबंधक जे. मर्फिसन ने हस्ताक्षर किए थे और इस प्रकार उन्होंने अनुबंध करने वाले पक्षों की ओर से हस्ताक्षर किए थे।